Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, the Union Executive, the Prime Minister, the Union Cabinet and Council of Minister। बेटा ये वीडियो सच में बहुत ही इजी है। अगर कोई बच्चा रेगुलर न्यूज़ देखता होगा, जिसने लोकसभा राज्यसभा के डिबेट्स देखे होंगे, तो वो और ज़्यादा इजीली इस चैप्टर से कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि बेटा पॉलिटिक्स ऐसा टॉपिक है जो हर घर में डिस्कस होता ही है। पीएम कौन है, पीएम की ये पॉलिसी सही थी, पीएम की ये पॉलिसी गलत थी, नितिन गडकरी ये कर रहे हैं, अमित शाह ने ये किया, 370 हट गया। ये सारी चीज़ें ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं हम हमारे घरों में डिस्कस करते हैं, कई बार पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, होता है ना। तो आप लोग इजीली इस चैप्टर से कनेक्ट कर पाओगे। तो पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हमको सबसे पहले तो हमें पढ़ना है भाई जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनकी पोजीशन क्या है, उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, फंक्शंस। फिर हम देखेंगे भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, फिर क्या कोई डिफरेंस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और कैबिनेट मिनिस्टर में। होता है तो हम वो डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है हम वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भाई हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास कितनी पावर्स होती हैं, कितने काम उनको दिए जाते हैं। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है ये इस ईयर डिलीटेड पोर्शन का पार्ट है, आपको अपने बोर्ड्स के लिए इसे प्रिपेयर नहीं करना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्टिकुलर मिनिस्टर होते हैं उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो सब हम डिस्कस करेंगे। देन मेथड्स बाय विच पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। बेटा ये टॉपिक भी डिलीटेड है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये भी डिलीटेड पोर्शन का पार्ट है। हम सीधे आ जाएंगे अपॉइंटमेंट पे। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बेटा देखो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके किसी को भी अपॉइंट नहीं कर देता। वो किसको अपॉइंट करता है, उस पार्टी के नेता को अपॉइंट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर जिसे लोकसभा में क्या मिली हो, मेजोरिटी। अब अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली होगी तो कोलिशन गवर्नमेंट मिलेगी, और कोलिशन गवर्नमेंट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उसका पार्ट होंगी वो मिलजुल के डिसाइड करेंगे कि भाई पीएम कौन बनेगा। तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को नॉमिनेट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आती है लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, चलो जैसे अभी वाली जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की 2024 वाली, ये कौन सी वाली गवर्नमेंट है बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। आई बात समझने, बीजेपी की नहीं है। मतलब बीजेपी मेजर कंपोनेंट जरूर है एनडीए का, पर प्योर बीजेपी की सरकार नहीं है। किसकी सरकार है, एनडीए। इसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी है, नीतीश कुमार की पार्टी भी है एनडीए का पार्ट। समझ में आई बात, एनडीए क्या है, एक अलायंस है। क्लियर है। तो जब ये सारी पार्टीज ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का सोचा तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया ठीक है हम थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी को ही देते हैं, इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनने देते हैं। और इसके पहले जो तो सरकारें थी 2014 में जो बनी, 2019 में जो बनी, 2014 और 19, ये प्योर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। यहाँ पर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको क्या मिली थी, मेजोरिटी। उसको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं थी। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो बेटा जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर है उसे भी अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। जो दूसरे मिनिस्टर होंगे उन्हें भी अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। पर जब दूसरे मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा फिर से प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे, किसकी एडवाइस से अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की। तो ये दो लाइनें तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि भाई प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। सच्चाई ये है बेटा इन रियलिटी कि सिर्फ फॉर्मल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, बाकी कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, किसको डिफेंस दिया जाएगा, किसके पास होम अफेयर्स होंगे, ये ऑलरेडी
पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिली होती है उसका नेता डिसाइड कर लेता है। इवन अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो जो अलायंस पार्टनर्स होते हैं उनके दिमाग में फिक्स होता है कि भाई ये पोर्टफोलियो मुझे मिलना चाहिए, वो पोर्टफोलियो मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ क्या होती है, फॉर्मल पावर होती है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है पार्टी का और कोलेशन का। देखो, अगर एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई, 51% वोट्स मिल 51% सीट्स मिल गई, क्लियर है, तो वो सरकार बना लेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि 51% सीट्स नहीं मिल पाती, तो एक दो पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आके सरकार बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन का जो लीडर होगा, पार्टी का जो लीडर होगा, जिसे मेजॉरिटी मिली होगी लोकसभा में, वही कौन बनता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर। अगर एक सिंगल पार्टी 272 273 सीट्स ले आती है तो वो अपनी खुद की सरकार बना लेगी, है ना, उसको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इन केस ऐसा नहीं हो पाता है तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। 20 किसी और पार्टी से ले लो, है ना, 10 किसी और पार्टी से ले लो और 250 खुद की आपकी होंगी, तो टोटल 280 हो जाएगा और आप सरकार बना लोगे। जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास लिटिल पावर होती है या कोई पावर होती ही नहीं है। पर्सनल चॉइस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट हैज़ वेरी लिटिल पावर, बहुत कम पावर होती है। ये पर्सनल चॉइस तो होती ही है, बिल्कुल थोड़ी बात, और नहीं तो नहीं होती है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि द्रौपदी मुर्मू को कोई एक व्यक्ति पसंद है, उसने बोला नहीं मैं तो पीएम इसी को बनाऊंगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। पर्सनल चॉइस की तो पावर आपके पास है ही नहीं। वेरी लिटिल पावर बोला है, मैं तो कहूँगी कोई पावर है ही नहीं। अब बेटा कई बार ऐसा होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है, अपनी बुद्धि से निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक है। सर्कमस्टांसेस कैन हाउएवर अराइज, कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब जो प्रेसिडेंट होता है उसको अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपने विवेक के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कब? व्हेन नन ऑफ द पार्टीज गेट क्लियर मेजॉरिटी। कई बार ऐसे होता है कि भाई किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, जैसे 2004 में हुआ था कि भाई कोई भी एक पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी। इट मीन्स जो इलेक्शन वर्डिक्ट था, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, फैसला, वो अनक्लियर था। तो जो कांग्रेस लेड यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये क्या है, एक अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका मेजर कंपोनेंट कौन होता है, कांग्रेस। कांग्रेस बड़ी पार्टी हो, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टी होंगी। ऐसे ही जैसा यूपी है, एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसमें मेजर पार्टी कौन है, बीजेपी, ठीक है। बाकी और छोटी छोटी बहुत सारी पार्टी हैं। तो जो कांग्रेस लेड यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसने सरकार बनाई और प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी बेटा, वो यूपीए की सरकार थी। मतलब बहुत सारे कोलिशन, मतलब बहुत सारी पार्टीज आई थी, उन्होंने कोलिशन बनाया और फिर सरकार बनी। इट वॉज अ कोएलिशन गवर्नमेंट comprised of the leaders of 15 political parties। 15 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स साथ में आए और उन्होंने कहा कि चलो हम सरकार बनाते हैं। सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की कि यूपीए की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें मेजॉरिटी में जो मेंबर्स थे वो किसके थे, कांग्रेस के थे। पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती अगर ये और जो 14 पार्टीज थी वो उसको सपोर्ट ना करती, ठीक है। फिर 2009 की बात आती है, तो 2009 में जो प्राइम मिनिस्टर बने वो भी किस पे डिपेंड करते थे, अपनी एलाइज पर। इन 2009 ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर वॉज डिपेंडेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन हिज अलाइज। मतलब 2009 में भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, अगेन अलायंस की सरकार बनी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी। 2014 की अगर हम बात करें तो बीजेपी लेड एनडीए, एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो पावर में आया। पर जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी वो प्रीवियस कोलिशन गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग थी। मैंने पहले भी बात की कि 2014 में, 2019 में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार थी।
बीजेपी पार्टी को इतने वोट्स, इतनी सीट्स मिल गई थी कि वो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बना पाए बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के। ठीक है, मतलब वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी। 2014 में जो बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट थी वो पावर में आई, पर नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी वो प्रीवियस कोलिशन से अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि अकेले बीजेपी ने कितनी सीट्स को सिक्योर कर लिया था? 282, जो 51% के मार्जिन से ज़्यादा थी। ठीक है, हमने क्या कहा? 273 सीट्स आपके पास आके आप सरकार बना सकते हो, तो इनके पास तो कितनी थी? 282 आउट ऑफ 543 इलेक्टेड सीट्स इन लोकसभा। इलेक्शन बेटा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो प्रीवियस गवर्नमेंट से अलग थी? क्योंकि 2014 का जो इलेक्शन था उसमें अकेले बीजेपी को कितनी सीट्स मिल गई? 282। हमने क्या कहा कि 273 सीट्स अगर आपको मिल जाती हैं तो आप मेजॉरिटी पार्टी कहलाते हैं। आपकी पार्टी का जो नेता होगा, लीडर जो होगा, वो पीएम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अकेले बीजेपी को कितनी सीट्स मिल गई थी? 282, जो 51% से ज़्यादा थी। तो अब यहाँ पर बीजेपी को किसी अलायंस की, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले सरकार बना सकती है ना। देखो, लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी हो सकती हैं? 552। क्लियर है? 552 में इलेक्शंस किसके लिए होते हैं? 543। और जो दो लोग होते हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट, जो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस। क्लियर है? पर अब एंग्लो इंडियंस का जो कोटा था वो भी अब हमने ख़त्म कर दिया। टोटल सीट्स इतनी हो सकती हैं, पर इलेक्शन 543 पे होते हैं और दो नॉमिनेट होते हैं, जो 7 सीट्स होती हैं उन्हें अभी हम वैकेंट रखते हैं। क्यों वैकेंट रखते हैं? कि ऐसा कहा जाता है कि जो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके लिए वो हमने दे रखी है कि भाई किसी दिन तो वो हमारे पास आएगा और फिर इन 7 सीट्स को हम वैसे भरेंगे। क्लियर है? ये नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस इतना याद रखो कि 543 सीट्स पे इलेक्शन हुए, जिसमें से 282 सीट्स किसको मिल गई? बीजेपी को मिल गई। क्लियर है? फिर 2019 की बात आई तो बीजेपी का टैली और सुधर गया। अब तो बीजेपी को कितनी सीट्स मिल गई? 303, और ये हिस्टोरिक विन था बाय ऑल अकाउंट। 2014 की सरकार भी बीजेपी की सरकार थी, 2019 की सरकार भी बीजेपी की ही सरकार थी। 2014 में 282 सीट्स मिली, 2019 में 303 सीट्स मिली। मतलब बीजेपी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर व्हाट अबाउट 2024? यहाँ पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार नहीं कहलाती है, किसकी कहलाती? एनडीए की। क्यों भाई? क्यों कहलाती है? क्योंकि मेजॉरिटी में सीट्स लोकसभा में बीजेपी को नहीं मिली, इसीलिए उन्हें अलायंस की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, जिसमें मेजॉरिटी में सपोर्ट किसने किया है नरेंद्र मोदी को? नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने। देखो बेटा, 2024 में बीजेपी को मिली 240 सीट्स। ठीक है, इसीलिए उसे कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बेटा अब हम असेस करेंगे किसकी पोजीशन को, किसकी पावर्स को? प्राइम मिनिस्टर की पावर को, अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर्स होती हैं, उनकी क्या पोजीशन है, क्या है। प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो बेटा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, नाम मात्र के। नॉमिनल मतलब क्या होता है? सिर्फ नाम मात्र के, नाम के लिए होते हैं, पर एक्चुअल में इनके पास कोई पावर नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं। ठीक है, इनके पास गवर्निंग अथॉरिटी, गवर्निंग पावर होती है, वो भी रियल। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेटा वो लिंक की तरह काम करते हैं, किस किस के बीच में? कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। कैबिनेट क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ कौन देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर। फिर किसको रिपोर्ट करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड? प्रेसिडेंट को। जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के वो प्रेसिडेंट तक पहुंचते हैं किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। भाई किस मिनिस्ट्री में क्या काम हो रहा है, कितना हुआ है, कितना बचा है, अगर प्रेसिडेंट को जानना होता है तो वो किसके थ्रू ही जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही जानते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के वो कन्वे किए जाते हैं प्रेसिडेंट को, किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। इट इज़ ही हु कीप्स द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड। और प्राइम मिनिस्टर ही वो व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म्ड रखता है सरकार के हर मैटर में।
और बेटा जब हम प्रेसिडेंट की पावर्स को पढ़ते हैं तो उसमें एक पावर होती है कि प्रेसिडेंट कैन समन, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। प्रेसिडेंट लोकसभा की मीटिंग्स को बुला भी सकता है, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है ना। लोकसभा की मीटिंग को अगर कोई अर्जेंट डिसीजन लेना है तो बुलाने का काम भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लोकसभा को बंद भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, उसे डिसॉल्व भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, पर एक्चुअल में ये सारे डिसीजन कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं, प्रोरोग मतलब रोक सकते हैं किसको? पार्लियामेंट को, और इवन लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, पर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली। ठीक है, प्रेसिडेंट का खुद कोई पर्सनल चॉइस यहाँ पर भी नहीं होती है। अच्छा बेटा, कई बार ऐसा भी होता है, अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि मिनिस्टर डिसीजन ले लेता है, जो भी मैटर, जो भी पावर्स उसके पास होगी उसके अकॉर्डिंग उसने डिसीजन ले लिया, पर उसने ना ही तो किसी और से डिस्कस किया, ना ही तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो उसकी डिसीजन से सेटिस्फाई थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार इससे हमसे पहले कंसल्ट करना चाहिए था, हम तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। तो ऐसा कई बार होता है कि वो डिसीज़न ले लेता है। इट में हैपन, कई बार ऐसे होता है कि जो मिनिस्टर होता है वो डिसीज़न ले लेता है किसी मैटर पे विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडर नहीं करना चाहते। प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चलेगी तो प्राइम मिनिस्टर को कहेगा भाई कि इस मैटर के रिगार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन पहले तो मुझे दो, और किसका कंसिडरेशन लो? काउंसिल का, क्योंकि जो भी मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्री होना चाहिए। नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता है। प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा प्राइम मिनिस्टर को कि जाओ पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको कंसिडर करें, है ना। ऐसा आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो प्राइम मिनिस्टर को भी भाई करना पड़ेगा ये काम। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते, कब तक? जब तक हमारी करेंट गवर्नमेंट, जो भी सरकार चल रही होती है, वो किसको एंजॉय करे? मेजॉरिटी सपोर्ट को। ठीक है, कहाँ पर? लोकसभा में। देखो प्रेसिडेंट कब तक प्राइम मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकता? जब तक उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट हो लोकसभा में। जब तक कॉन्फिडेंस में है तब तक ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर तो गया। क्लियर है? एक बार फिर से रीड कर लो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। जो प्रेसिडेंट होता है वो रिमूव नहीं कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, कब तक? एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर जब प्राइम मिनिस्टर के साथ है ना, उस पर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है, लाया भी गया है तो भी पास नहीं हुआ है, तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। पर जैसे ही मेजॉरिटी सपोर्ट खत्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। बेटा अब हम पढ़ेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के विचारों को। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसके फाउंडिंग फादर कौन भी थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फाउंडिंग फादर ऑफ। बेटा अब हम पढ़ेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी को, जो कौन थे? वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है बेटा, एक व्यक्ति के एफर्ट नहीं थे, उसमें बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को हम क्या कहते हैं? फाउंडिंग फादर्स। उन्हीं में से एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वो कहते हैं जो प्रेसिडेंट होता है कि भाई प्रेसिडेंट वो व्यक्ति है जो हमेशा किसकी एडवाइस पे काम करेगा? एक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। और बिल्कुल सही कहा ये अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कि भाई जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हमेशा किसकी एडवाइस पे काम करता है? मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करता है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो की स्टोन होते हैं कैबिनेट आर्च के। ठीक है, जो कैबिनेट आर्च है उसके की स्टोन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इनका जो रोल होता है वो कैसा होता है कि भाई ये हेड माने जाते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। क्लियर है? और क्योंकि ये हेड है तो ये
फॉलोइंग पावर्स को एंजॉय करेंगे। वो कौन सी पावर्स होगी, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले आप सबको इसका मीनिंग जानना चाहिए। बेटा आप लोगों को पता होगा कि इस टाइप का जो आर्किटेक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आर्क है, ठीक है। तो इस आर्क का जो की स्टोन, जो मेन जो सेंट्रल स्टोन होता है उसे क्या कहा है, की स्टोन। तो ऐसे ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी पूरे कैबिनेट की मेन होते हैं, ठीक है। पूरा कैबिनेट क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये सब डिसाइड करने वाले कौन ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये लीडर है पूरे कैबिनेट का। तो प्रेसिडेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट तो कर देते हैं, उन्हें वर्क एलोकेट कर देते हैं। कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ये डिसाइड कौन ही करते हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जो अपॉइंट करेंगे, पर किसको अपॉइंट करेंगे ये कौन ही बताता है, प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का लीडर किसको कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट कर देते हैं मिनिस्टर को, उन्हें काम भी एलोकेट कर देते हैं, पर किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। बेटा अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें अपॉइंटमेंट के रिगार्ड्स में लिखा हो कि भाई डिफरेंट कैटेगरीज के जो मिनिस्टर होंगे उन्हें कैसे कैसे अपॉइंट किया जाएगा। जैसे मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, ऐसा कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है किसके अपॉइंटमेंट का, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स का। मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट इंचार्जेस, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दे रखी है, प्राइम मिनिस्टर को दे रखी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने छोड़ रखा है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर को इतनी लिबर्टी दी गई है कि भाई आप जैसे चाहो आप ये वैकेंसी इसको फिल कर सकते हो। क्लियर हुई बात। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस बात को किसके ऊपर छोड़ रखा है, प्राइम मिनिस्टर के पास। उसको इतनी लिबर्टी है इस मैटर में कि वो अकॉर्डिंग टू his personal choice can appoint any minister as cabinet minister, but the number of ministers cannot extend 15% of the strength of Lok Sabha। पर ये बात बस प्राइम मिनिस्टर को ध्यान रखना है कि ये मिनिस्टर 15% जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सिर्फ 15% होने चाहिए। बेटा अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मिनिस्टर्स कौन बनेंगे, ठीक है। डिफरेंट पोर्टफोलियोज किसको दिए जाएंगे ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, पीएम पे डिपेंड करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेमर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फुल्ली किसको ऑथोराइज किया है इस काम के लिए, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट करे। बस प्राइम मिनिस्टर को एक ही बात का ध्यान रखना है कि इनकी स्ट्रेंथ 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, लोकसभा की स्ट्रेंथ से, ठीक है। अब देखो जैसे हमने मान लिया 545 मेंबर्स हैं तो इसका 15% जब हम निकालेंगे बेटा तो वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 81 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हम क्या ही मानेंगे 82 मेंबर्स। तो 82 मेंबर्स तक बस मैक्सिमम लिमिट कितनी, 82 के बाहर नहीं, 82 तक नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स जिनको इंडिपेंडेंस चार्जेस दिए जाते हैं, तो ये सब अपॉइंट कर सकते हैं कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर। पर 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये 15% कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 82 मेंबर्स हो सकते हैं किस में, मिनिस्टर्स में। जैसे मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक हो जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर हो जाएंगे। ऑल इन ऑल 82 से ज़्यादा इनका नंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स। अब रिमूव कैसे कर सकते हैं मिनिस्टर्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेटा, उनकी रेजिग्नेशन का मतलब है, प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का मतलब है रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम रिज़ाइन करेंगे तो बेटा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अब रिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं हमारे पीएम,
प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करा सकते हैं 82, इससे ज़्यादा नहीं। अब बेटा एक बार जब पीएम रेजिग्नेशन देंगे तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। और बेटा कोई पर्सन, कोई मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रह सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं रह सकता। कब? जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इसे डिसमिस किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने डिसमिस किया तो आप किसी भी कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं रह सकते। और पीएम रिज़ाइन करेंगे, सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेटा देखो, कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनको फिल करने के लिए कोई सेपरेट मेंबर नहीं होता है। जैसे एक पोजीशन है हमारे किसकी? चेयरपर्सन, राज्यसभा के चेयरमैन की, ठीक है। अगर राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा तो वो कौन ही बनेगा? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आप क्या बन जाएंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वहीं पर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने आप क्या भी बन जाते हो? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन कौन ही होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं भाई मीटिंग किस एजेंडा पे होगी। जब भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं तो मिनिस्टर्स अपने अपने व्यूज़ को रखते हैं, पर फाइनली चलती किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर अगर आप एक बार बन गए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन भी आप ही होंगे। मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के वही राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं, ऐसे ही वाली पोजीशन भी है। अब जितनी भी मीटिंग होंगी उन्हें प्रिसाइड प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, वही मीटिंग के एजेंडा को डिसाइड करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग जब होती है तो डिफरेंट मिनिस्टर अपने अपने व्यूज़ को रख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर उन्हें सुनते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। पर अगर किसी मिनिस्टर की बात से प्राइम मिनिस्टर इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो उस मिनिस्टर को अपनी बात को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्लियर है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सबकी बातों को सुनते हैं, अपना खुद का कंक्लूजन देते हैं, विच नॉर्मली इज़ द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। और प्राइम मिनिस्टर के कंक्लूजन को ही क्या माना जाता है? डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। नेक्स्ट, ही डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स पॉलिसी। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेटा वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो, इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री, 8 मेजर रिलीजन, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, कितना कुछ है हमारी कंट्री में बेटा। तो इसको एक व्यक्ति बहुत एफिशिएंटली रन नहीं कर सकता, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं जिनके पास अपना अपना काम होता है, पर उस काम को कोऑर्डिनेट कौन नहीं करवाते हैं? प्राइम मिनिस्टर। HRD डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिफेंस क्या हो रहा है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करते हैं? PM। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। बेटा अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो जैसे मैंने बताया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सारे रिलीजन भी हैं, है ना, लैंग्वेजेस भी बहुत सारी है हमारे पास, फिर जोग्राफ़ी भी हमारी बहुत अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट रीजन की जोग्राफ़ी अलग है। तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पर PM के कोऑर्डिनेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और स्पेशली फॉरेन अफेयर्स में, डिफेंस में, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल अफेयर्स में। तो इन सब में ही PM का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए वो सब PM पर्सनली देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही लिंक की तरह काम करता है किसके बीच में? कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें इन्फॉर्म रखना कि कैबिनेट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसका ही काम होता है? प्राइम मिनिस्टर का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर को ये ड्यूटी भी देता है कि भाई आप प्रेसिडेंट को पूरी तरह इन्फॉर्म रखें रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। आपके मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब आपको किसको बताना है? प्रेसिडेंट को। कौन बताएंगे? प्राइम मिनिस्टर। खुद जो काम करे वही नहीं, पूरा इनका जो कैबिनेट काम कर रहा है वो भी सब प्रेसिडेंट को इनको जाके बताना है। बेटा ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट है। आपको लगता है कि मुझे रीड करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, फिर भी एक बार रीड कर ही लेते हैं।
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद आए गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के बाद कौन आए बेटा? राजीव गांधी, फिर आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर आए चंद्रशेखर, फिर आए पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच.डी. देवेगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह। फिर मनमोहन सिंह का टाइम देखना बेटा 4 से 14 पूरे मतलब 10 साल थे, मतलब 2 बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए मनमोहन सिंह। उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 से टिल डेट, तो अगर हम 2024 में हैं, इट मीन्स 3 बार ये इलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि 2024 में फिर से इलेक्शन हुआ। पहला इलेक्शन हुआ 14 में, दूसरा इलेक्शन हुआ 19 में, और तीसरा इलेक्शन हुआ 2024 में। तो थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी का चल रहा है, और अब तक रूल करते हुए, इंडिया को गवर्न करते हुए कितने साल हो गए इनको? 10 साल। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पर? पार्लियामेंट में। प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक यूनिक पोजीशन होती है। देखो, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो समन करते हैं लोकसभा को। प्रोरोग मतलब समन करना, मतलब कॉल करना, मीटिंग बुलाना। प्रोरोग करना मतलब मीटिंग रोक देना। और इवन पार्लियामेंट को वो क्या भी कर सकते हैं? डिसॉल्व भी कर सकते हैं। सेकेंड, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन होते हैं किसके? पार्लियामेंट के। और गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं पार्लियामेंट में। अगर जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है तो डिफेंड करने कौन ही आते हैं बेटा? प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रिंसिपल स्पोक्समैन है किसके? पार्लियामेंट के। क्लियर है? द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन एंड डिफेंडर ऑफ गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट. It is he who makes all important announcements. प्राइम मिनिस्टर ही सारे important announcement करते हैं regarding the national policies on the floor of the house. देखो, जो पार्लियामेंट होती है उसकी फ्लोर पर इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, प्लान्स, ये सब कुछ कौन अनाउंस करते हैं? हमारे पीएम. थर्ड, कई बार जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कटहरे में आ जाते हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, है ना, उनके ऊपर अपोजिशन अटैक करनी. अटैक मीन्स फिजिकल अटैक नहीं, ओरल, मतलब भाई आपने ये पॉलिसी लेके आए, इससे ये गलत हुआ, आपने ये गलत किया, आपका ये डिसीजन गलत था. ऐसे एलिगेशन डिफेंस मिनिस्टर पे भी लग सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पे भी लग सकते हैं, या किसी मिनिस्टर पे जिसके पास इंडिपेंडेंट कोई चार्ज होगा उसके ऊपर भी लग सकते हैं. तो भाई प्राइम मिनिस्टर क्योंकि मुखिया है तो उस मिनिस्टर को भी सेफ्टी प्रोवाइड करना किसका ही काम है? पीएम का काम है. सेफ्टी नॉट इन द सेंस कि बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना, मतलब भाई वो जहाँ सही था उसके बिहाफ पे बोल देना. कई बार मिनिस्टर का जो काम होता है उसकी वजह से उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं. अटैक मैं वापस से बोल रही हूँ, गोला बारूद बॉम्ब की बात नहीं कर रहे हैं, पिस्टल अटैक, लाठी अटैक की बात नहीं कर रहे हैं, ओरली उसके ऊपर क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग होने लगती है. तो प्राइम मिनिस्टर ही बेटा उनसे सेव करते हैं फ्रॉम एन अगली एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन. कितनी बार हमारी पार्लियामेंट में अगली अनप्लीजेंट सिचुएशन बन जाती है, उससे कौन ही सेफ रखते हैं? हमारे पीएम, उस मिनिस्टर को जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. कई बार ऐसा भी होता है बेटा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन, लोगों द्वारा जो करप्शन किए गए, वो लोग जो अथॉरिटी में थे, किसी प्रिंसिपल पोजीशन को होल्ड करते थे, प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर जा रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं कश्मीर वैली पे, ठीक है, जिससे जो हमारे एमपीज होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. अब इसी बात है, अपोजिशन के लीडर का ये काम है, अपोजिशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनका काम है कि वो मेजर इश्यूज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस करें. अब हम तो पार्लियामेंट में जाते नहीं हैं. अगर कोई एमपी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अपसेट है अबाउट समथिंग, द मैटर जनरली एंड्स विद द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो इंटरवीन करें और उस एमपी को भाई सेटिस्फाई करें कि नहीं नहीं आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, आप जिससे डर रहे हैं, आपकी जो चिंता है उसका समाधान हम करेंगे, लाइक दैट. मतलब
देखो कई बार सच में आप लोग सुप्रिया सुले को सुनो या बहुत सारे और दूसरे भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के जो बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई आप तो कह रहे थे कि 370 हट जाएगा तो वहाँ टैक्स कम हो जाएंगे, कंटिन्यू वहाँ अटैक हो रहे हैं, कभी पूंछ में हो रहे हैं, कभी कहीं पर हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो अगर जब भी वो गुस्से में बोलते हैं, कुछ पूछते हैं, तो पीएम के इंटरवीन से ये बात खत्म होती है। प्राइस राइज भी एक इंपॉर्टेंट मैटर होता है क्योंकि प्राइस स्लाइटली भी राइज होती है तो हमारी कंट्री का एक मेजर परसेंटेज पॉपुलेशन का ऐसा है जो उस फूड को, उस प्राइस राइज को हैंडल नहीं कर पाता है ना, उस फूड को बाय नहीं कर पाता, तो पीएम को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ता है। अब हम पीएम को पढ़ेंगे एज द लीडर ऑफ द नेशन। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, समझा जाता है क्या, लीडर ऑफ द नेशन। जो नेशन है वो प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से देखता है कि भाई हमारे कर्ता धर्ता यही हैं, यही टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाएंगे, यही हमारी कंट्री को एक अच्छी पोजीशन तक ले जाएंगे, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, वर्ल्ड में हमें रिकॉग्निशन दिलाएंगे। तो जो लोग होते हैं उनकी बहुत एस्पिरेशन होती है किससे, पीएम से। पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो पीएम की तरफ देखते हैं कि भाई हर सब्जेक्ट पे हमारा पीएम कोई ना कोई व्यू देगा, है ना, और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से हर मैटर को डील करे। मतलब हम हर मैटर में चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने व्यूज़ दें, प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी दिखाएं। सेकेंड, जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर ही वो व्यक्ति होते हैं या तो जिनके फेवर में या उनके अगेंस्ट में लोग वोट करते हैं। एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन, जब भी जनरल इलेक्शन होता है बेटा, यूजुअली तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके लिए ही या उसके अगेंस्ट में ही लोग वोट करते हैं। 2019 में कुछ जर्नलिस्ट ने यूज़ किया था वर्ड टाइम को, देयर इज़ मोदी एवरीवेयर। टाइम मीन्स वॉट, देयर इज़ मोदी एवरीवेयर। 2019 में कुछ जर्नलिस्ट थे वो टाइम वर्ड का यूज़ बार बार करते थे। तो टाइम मीन्स वॉट, देयर इज़ मोदी एवरीवेयर to describe India's political scenario. Some journalists use the word time for what? For describing the political scenario of India. और उस टाइम लहर कैसी थी कि भाई मोदी मोदी, भाई मोदी आज के अलावा कुछ भी नहीं है। बेटा इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ लिख सकते हो भाई कि मैडम ऐसे करो ऐसे नहीं करो।